वेलकम स्टूडेंट, अ वेरी वार वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वंडरफुल चैनल साथी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIEE एग्जाम का यूनिट नंबर 9 पार्ट नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। माई सेल्फ डॉक्टर अनुभा शर्मा। और आज हम इससे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फंक्शनल और एप्लीकेशन पार्ट है डिफरेंट माइक्रोब्स के, वो इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक हम अब इस कमिंग लेक्चर सीरीज में लेने वाले हैं उनमें माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यूज्ड इन बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इस वाली लेक्चर सीरीज में जो पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे उसमें माइक्रोब जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो यूज होते हैं, वो वाला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज के टॉपिक। चलिए, सो वेरियस बैक्टीरिया या माइक्रोब्स क्या होते हैं ये तो हमने सेल बायो में पढ़ा है, लेकिन जितने भी माइक्रोब हैं क्या उसमें केवल बैक्टीरिया इंक्लूड होता है? नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोटोजोआ भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, फंगस है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, वायरसेस हैं जो हमें नेकेड आई से विदाउट माइक्रोस्कोप, इनफैक्ट किसी किसी को देखने के लिए तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हम जैसे देख नहीं सकते, वो सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो ये जितने भी वायरसेस हैं, विरियोइड हैं, इवन प्रायोन्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस पार्ट हैं जिसके अंदर कोई भी DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन वो भी एक्ट एज अ इन्फेक्शियस एजेंट, उनसे भी कई बार इन्फेक्शन होता है। जितने भी प्रोटोजोआ हैं उनसे भी इन्फेक्शन होता है ना। बैक्टीरिया, फंगल डिजीज आपने पढ़ी हुई है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, तो उनसे इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो उनको आज हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में। तो ये यहाँ पर 3 पिक्चर्स जो दिए हुए हैं वो डिफरेंट एक्स पर मैग्निफिकेशन पावर पर डिफरेंट बैक्टीरियाज यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। जैसे कि इस पिक्चर नंबर 1 में रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाया गया है, सेकंड वाले में कोकाई होगा क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है, ये भी 1500 मैग्निफिकेशन पर दिखाया हुआ है। और ये जो है इट इज़ अ रेड शेप्ड बैक्टीरिया शोइंग सम फ्लैजिला, ये देखिए फ्लैजिला लगे हुए हैं ना कितने सारे, और इसको 50,000 मैग्निफिकेशन पर दिखाया हुआ है, जिसमें आपको हमें फ्लैजिला भी दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनमें जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट जिन्हें प्रायोन्स भी कहते हैं, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस दिए हुए हैं इन पिक्चर्स में। ये आप देखिए, ये एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का कैसा स्ट्रक्चर होता है? फाज मतलब बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, उसके साथ उसकी मशीनरी को यूज करेगा फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर ऑल पार्टिकल्स, क्योंकि उसमें एंजाइम तो होते नहीं हैं, तो बैक्टीरियल एंजाइम्स को वो यूज़ करके अपनी पूरी असेंबली बनाएगा और फिर सूटेबल कंडीशन आने पर वो लाइसिस करके निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, जिसमें इसका ये हेड है, कॉलर है, टेल एंड अदर स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा वायरस यहाँ पर जो दिखाया हुआ है वो है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस क्या कॉज करता है? एडिनोवायरस मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर जो दिखाया हुआ है वो दैट इज TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे कहते हैं, और इसको 1,50,000 मैग्निफिकेशन पर दिखाया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है कि ये रॉड शेप है। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि जो टोबैको का प्लांट होता है निकोटियाना, उसमें ये मोज़ेक टाइप का पैटर्न बनाता है उसकी लीफ में और उसको डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी तरीके के वायरस हैं, कुछ ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, कुछ ऐसे वायरस जो एनिमल में रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, कुछ ऐसे वायरस जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। ये सारे के सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की जो वायरसेस हैं, जो माइक्रोब का एक पार्ट है, उनका पिक्चर यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है बैक्टीरिया की। अभी हमने वायरसेस के स्ट्रक्चर देखा, अब इन 2 प्लेट्स में यहाँ पर दिखाया गया है बैक्टीरियल कल्चर एंड फंगल कल्चर।
ठीक है, वन बाय वन हम इन दोनों को देखेंगे। अब आप ये देख रहे हैं, ये एक पेट्री प्लेट है। जब आप अपनी बायो की क्लास में देखते हैं, वहाँ पर कई पेट्री प्लेट्स पड़े हुए होते हैं जिसमें अगार जेल होता है। हाँ, उसमें स्ट्रीकिंग की हेल्प से बैक्टीरिया की कॉलोनीज को आइसोलेट किया जाता है या बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। ये तो आपको ये जो इस तरीके की गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी में एक बैक्टीरिया नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर कॉलोनी में हैं जो इस पेट्री प्लेट में ग्रो कर रहे हैं। अगर हम एक कॉलोनी को उठाएंगे तो उसमें सारे एक से बैक्टीरिया होंगे, है ना। तो इट इज शोइंग कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री प्लेट। ठीक है, एंड इन दिस वन, ये जो दूसरा वाला दिखाया गया है, इसमें ये क्या दिखाया गया है ग्रीन कलर का, ये फंगल कॉलोनी है, फंगस की कॉलोनी है जो कि एक पेट्री प्लेट पर ग्रो कर रही है। तो माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगाई कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया और इसको इन कॉलोनीज को वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। कॉलोनीज को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें एक बैक्टीरिया को देख लेंगे, एक फंगस को देख लेंगे तो नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो न्यूट्रिटिव मीडिया में क्या होता है, उसमें उसके लिए कार्बन सोर्स होगा, नाइट्रोजन सोर्स होगा, है ना। ये सारा का सारा ज़रूरी है उसको अपनी ग्रोथ के लिए। कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, कुछ और सॉलिडिफाइंग एजेंट होगा। तो जो इसको स्पेसिफिक ग्रो करने के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक कंटेंट की ज़रूरत है, वो भी वहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ताकि इन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करके वो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो पाए या वो फंगल कॉलोनी ग्रो हो पाए। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर उसके लिए जहाँ ग्रो करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर जो चाहिए है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। शेकिंग कंडीशन चाहिए है तो शेकिंग कंडीशन भी अगर ब्रॉथ में है यानी कि लिक्विड मीडियम में है तो वो प्रोवाइड की जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल कल्चर। तो ये जितने भी कल्चर लेबोरेटरी में किए जाते हैं, इन कल्चर्स को क्या करते हैं, ये कल्चर जब हम ग्रो करते हैं तो ये जितने भी माइक्रोब्स हैं उनकी स्टडी करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सिंगल वहाँ से बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं, फिर उसको वेरियस टाइप के कंडीशंस पर ग्रो करते हैं कि किस चीज़ के लिए ये रेजिस्टेंट है, नहीं है, क्या ये कुछ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अभी तक हमने डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स देखे, उसमें हमने पैथोजेंस भी देखे, हमने वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल, इन सभी को देखा, उनके स्ट्रक्चर्स भी देखे। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक आज का टॉपिक हमारा है वो है माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब का क्या योगदान है, क्या वो यूजफुल भी होते हैं या सारे के सारे पैथोजेनिक ही होते हैं। पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग, नहीं तो कुछ माइक्रोब ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि आपको इस पूरे मिट्टी की वेसल में दिखाई दे रहा है कि कर्ड जमा हुआ है, ये दही है, दही और कर्ड जमा हुआ है। तो ये कर्ड को जमाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया लगता है, और ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। और यहाँ पर इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में डोसा बना हुआ है, इडली है ना, एंड कोकोनट की चटनी है। तो ये जो डोसा और इडली है ये किससे बनता है आपको पता है, इसके लिए एक बैटर होता है ना, किसका, चावल और उड़द की दाल का बैटर तैयार होता है, और उसको फिर क्या करते हैं, कुछ देर रात को रखकर नेक्स्ट डे तक रख देते हैं। क्या कहा जाता है कि इसको फर्मेंट होने दो। तो वो फर्मेंटेशन कैसे होगा, जब उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ आएगी या ईस्ट की ग्रोथ आएगी तो क्या करेगा, वो उसे फर्मेंट करेगा, और फर्मेंट करने के बाद वो जो फर्मेंटेड बैटर होगा उससे डोसा या इडली बनाई जाती है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हुए ना। जैसे कि कर्ड का जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, या वो जो ईस्ट है या बैक्टीरिया है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हुए। तो इन सभी बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फंगस की यहाँ पर बात की जाएगी, जिसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे LAB भी कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस को LAB भी कहा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करता है, इट एक्चुअली कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये दही बनाने का काम करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द LAB प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्टेड।
पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन। आपको पता है मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? मिल्क प्रोटीन होती है केसीन। केसीन जो मिल्क प्रोटीन है उसे ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिससे कि वो कोगुलेट हो जाती है और कोगुलेट होने के बाद दही जमा लेती है। तो और ये करने के लिए जो लैक्टोबैसिलस हैं वो एक प्रकार के एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, तो जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम। जब हमें दही जमाना होता है तो आप सभी को पता है, आपके घरों में आपकी मदर क्या करते हैं, रात को थोड़ा सा दूध हल्का सा बॉईल किया, बॉईल भी नहीं बल्कि 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसको ले गए, यानी कि थोड़ा सा वार्म किया, है ना, इतने टेम्परेचर पर ले गए। और जब वो 50 के अराउंड या 40 के अराउंड आ गया, उसमें आधा या 1/4 चम्मच क्या करते हैं, दही डाल देते हैं। तो वो दही एक्ट एज अ इनोकुलम, जिसे हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा बैक्टीरिया ही डाल रहे हैं। दही में भी तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, जब उसे डाला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और उसे उसी वार्म कंडीशन में रख दिया तो क्या होता है, दैट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, और बहुत सारे एक से कई गुना बैक्टीरियाज वहाँ बनते हैं। जब मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन जाते हैं तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना। कहाँ कब? एट अ सूटेबल टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में कहा जाता है दही नहीं जम रहा है, तो जब उसे जमाने के लिए क्या किया जाता है, सर्दियों में उस जो वेसल है जिसमें दूध लिया गया है उसको या तो आटे के उसमें ड्रम में डाल देते हैं, या उसके चारों ओर कुछ ऐसा वुलन का कुछ कवरिंग ऐसी बनाई जाती है ताकि ठंडी एयर उसके पास ना आए और जो टेम्परेचर दिया गया है ऑप्टिमम वो बना रहे सुबह तक, तभी, क्योंकि उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब जब दही बन जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो एंड ये जो विटामिन B12 है दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस, क्योंकि इसेंशियल न्यूट्रिएंट में से एक है विटामिन B12। हमारे अगर हम ना खाएं तो क्या होगा, हमारी नर्वस सिस्टम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे गट में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी होता है, ई कोलाई भी होता है, और ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो कुछ इसेंशियल विटामिन्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारे गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिशियल बैक्टीरिया, LAB प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये रहा लैक्टिक एसिड से रिलेटेड जितना भी डिटेल था, क्यों हमारे लिए लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट है और ये किस चीज़ को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, और मिल्क प्रोटीन कौन सा है? केसीन है, ठीक है। और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, और वहाँ पर और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू विटामिन B12 की हेल्प से और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो बेनिफिशियल, वो है चीज़। चीज़ आजकल ये आपको पता है कि चीज़ जो है ट्रेडिशनल इंडियन चीज़ तो है नहीं, इंडिया में ये हमेशा से यूज़ नहीं होता था, ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में यूज़ होता था, लेकिन आजकल इंडिया में भी काफ़ी प्रचलित है। और जितनी भी नई जनरेशन है वो बहुत चीज़ को पसंद करती है। आपको पता है कि डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है और या चीज़ सैंडविच हैं, उन सभी जगह चीज़ का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो भी एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट ही है जिसको बनने में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हैं, एक चीज़ है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े होल हैं और दूसरा है जिसमें डार्क ग्रीन कलर का कुछ कुछ अंदर डेबरीज या कुछ ऐसा है जो ऐड किया हुआ है ना। तो ये दो तरीके की चीज़ के फोटो मैंने आपको लगाए हुए हैं दिखाने के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि वेराइटी ऑफ चीज़ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर करेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। उनका सबका अलग अलग टेक्सचर होगा, उनका अलग अलग फ्लेवर होगा और टेस्ट भी अलग अलग होगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए, है ना। जैसे कि ये लार्ज होल वाला जो चीज़ है इसको कहा जाता है स्विस चीज़। क्या कहा जाता है? स्विस चीज़। और ये बड़े बड़े होल कैसे बन जाते हैं? क्योंकि जब ये बन रहा होता है तो जिस बैक्टीरिया के थ्रू इसे बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो बड़े बड़े होल्स के थ्रू
बाहर निकल कर आता है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ये आपको याद करना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी ये बैक्टीरिया है जो कि स्विस चीज बनाने में हेल्प करता है और इसकी प्रोडक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देयर इज अनदर काइंड ऑफ चीज नोन एज रोक्यूफोर्ट चीज। इसे ग्रो करने में कुछ फंगल स्ट्रेन्स लगते हैं, ठीक है, जो इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देते हैं। किसी किसी को ये फ्लेवर पसंद आता है, किसी किसी को ये फ्लेवर पसंद नहीं आता है, जिसे रोकफोर्ट चीज कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का मैं दिखा रही हूँ आपको बार बार, ये वही फंगस है जो इसमें डाला जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लेवर टू, जिससे के थ्रू ये राइप अप होता है। ये बाहर के कंट्रीज में, अब्रॉड जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर काफी फेमस होता है। इंडिया में भी कई लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं ईस्ट की ओर। ईस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे कि इस पिक्चर में मैंने आपको फिर से डोसे का बैटर दिखाया हुआ है। ये डोसे का बैटर है और ये इडली का बैटर है। तो ये जो बैटर है इसको बोलते हैं डो, DOUGH, डो बोलते हैं। जब डो बनता है तो जैसे कि डोसे का जो डो है या जो इडली का डो है वो बैक्टीरिया या ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेड होता है। ऐसे ही जब हम छोले भटूरे की बात करें, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन या नॉर्थ इंडियन या पंजाबी डिश है, उसका जो बैटर बनता है वो भी, जो उसका डो है उसको भी फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल के, ताकि वो फूल जाए। जब थोड़ा सा जो मैदा मार के रखते हैं उसमें ईस्ट पाउडर डाल के वो काफी फूल कर बाहर आता है। और जो आपकी भटूरे सिकते हैं उसमें भी छोटे छोटे होल जैसे होते हैं, है ना, जैसे कि डोसे में होते हैं। वो भी बिकॉज ऑफ दैट ईस्ट क्या करती है, उसे फर्मेंट कर रही है। करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो वो पफ्ड अपीयरेंस उसकी हो रही है। क्यों हो रही है पफ्ड अपीयरेंस? क्योंकि उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है और उसका अपना एक फ्लेवर दे रही है वो उस मैदा को, या फिर इस केस में डोसा और इडली के बैटर को। ठीक है, तो ईस्ट यहाँ पर बेनिफिशियल है, जो कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन फूड बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जिसका नाम होता है टोडी। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक बंदा क्या कर रहा है, यहाँ से नारियल के पेड़ पर चढ़कर यहाँ पर छोटी छोटी उसने मटकियाँ टांग कर रखी हुई हैं। और इसका फ्लोएम सैप जगह जगह कट लगाते हैं इसके, और इसके बाद इसका फ्लोएम सैप इस पर इकट्ठा होता रहता है। तो जब तुरंत इकट्ठा होने वाला अगर पिएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी है और वो स्लाइट स्वीटन होता है। लेकिन अगर इसको भी फर्मेंट कर दिया जाए कुछ घंटे, क्योंकि एकदम से तो सारा फ्लोएम सैप इकट्ठा हो नहीं जाएगा कि ये पूरी की पूरी वेसल जो मिट्टी की है वो भर जाए, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और उसको फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं, और इसको बोला जाता है टोडी। इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया में ये मिलता है। इसको भी माइक्रोब्स फर्मेंट करते हैं और ये भी साउथ इंडिया का फर्मेंटेड सैप कहलाता है, जिसमें एल्कोहल में ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, और ये वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक कहलाता है, जो कि वहाँ पर काफ़ी फेमस होता है। ठीक है, ये वेजिटेरियन ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका जो फ्लोएम सैप है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उसको फिर माइक्रोब्स धीरे धीरे फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करने के बाद उसे एज अ फेमस ड्रिंक पिया जाता है, जिसे टोडी कहा जाता है। ये भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, ये इस वाले पिक्चर में आपको टोडी डायरेक्ट दिखाया गया है वेसल में। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से टोडी को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट वेसल्स में, और किस तरीके से वो बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यस, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आपको 3 तरीके की पिक्चर्स दिख रही हैं। कुछ ब्रेड स्लाइड्स हैं, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये भी आपकी बन की स्लाइड्स हैं जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े होल हैं। ऑफ कोर्स ये जो होल हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से ही बने हैं। वो पफ्ड स्ट्रक्चर जो बनता है, सॉफ्टनेस जो होती है ब्रेड में, वो भी इसी वजह से होती है। और ये जो ईस्ट है इसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। ये मैदा से बनती है, आपको पता है। आजकल तो मैदा के अलावा आटा ब्रेड भी होती है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रेन्स वाली ब्रेड भी होती है ना। तो बहुत तरीके की ब्रेड चल पड़ी हैं, लेकिन जो मेनली जो इसका जो डो है
ब्रेड को बनाने वाला, उसको भी फर्मेंट करने के लिए बेकर्स ईस्ट जो है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये नाम आपको याद होना चाहिए। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में कौन सी ईस्ट लगती है ना, कौन सी ईस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पफीनेस। ठीक है, फर्मेंट करने के लिए कौन सी ईस्ट होती है, या ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली इन्वॉल्व है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि आपका आंसर आता है बेकर्स ईस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, चलिए, तो ये तो थे हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने बात की, जैसे कि दही था, डो थे डिफरेंट काइंड ऑफ, भटूरे का डो था, डोसे का डो था, है ना, इडली का डो था, ब्रेड का डो था, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टोडी की बात हमने की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स क्या क्या यूजफुल रोल अपना अदा करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखिए हमारे 3 पिक्चर्स मैंने यहाँ आपको दिखाए हैं। फर्स्ट पिक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स हैं, एल्कोहल बिवरेजेस हैं, कुछ जूसेस हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला पिक्चर है इसमें बहुत सारी जो बड़े बड़े वेसल्स दिखाए हुए हैं, दिस इज नोन एज फर्मेंटर। फर्मेंटर, डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेंटर जो हैं वो, उनमें ये घर में तो बन नहीं पाते हैं प्रोडक्शन। इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पर बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं और उसको इनोकुलम डाला जाता है माइक्रोब्स का या फंगस का, और उसके थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये तीसरी पिक्चर में मैंने एक आपको एंटीबायोटिक्स दिखाने की कोशिश की है कि एंटीबायोटिक्स कैसे बन रहे हैं। एंटीबायोटिक्स भी आफ्टर ऑल बैक्टीरियल एंड फंगल प्रोडक्ट होता है ना, ये आपको बात पता है। चलिए, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये देखिए फिर से मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया जिसमें बहुत सारे फर्मेंटर्स लगे हुए हैं। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब आर यूज्ड टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल, जिसे बोला जाता है फर्मेंटर। कहाँ ग्रो किए जाते हैं? इन अ वेरी लार्ज वेसल नोन एज फर्मेंटर। Microbe, especially yeast, has been used from time immemorial for the production of beverages. बहुत पुराने ज़माने से जो मानव सभ्यता है वो ईस्ट का यूज़ करती आ रही है डिफरेंट काइंड ऑफ बेवरेजेस बनाने में, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये जितनी भी अल्कोहल बेवरेजेस हैं उसमें ईस्ट का प्रोडक्शन होता है, बहुत लंबे टाइम से होता है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी is also used for the fermenting malted cereals, जैसे कि जौ का पानी बोला जाता है ना, कि ये जौ का जूस है बोला जाता है कुछ एल्कोहल बेवरेजेस को। ऐसे ही कुछ फ्रूट जूसेस होते हैं, उनसे भी इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, तो उसको भी फर्मेंट करने के लिए सैक्रोमाइसिस स्पीशीज का यूज़ होता है। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो अल्कोहल बेवरेजेस हैं उनमें वाइन और बियर ये विदाउट डिस्टिलेशन होती है। इसका मतलब इसमें अल्कोहल की परसेंटेज थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू डिस्टिल्ड बेवरेजेस लाइक विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये इनको डिस्टिलेशन से और ज़्यादा प्योर किया जाता है जिसमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो विदाउट डिस्टिलेशन भी यूज़ होते हैं, डिस्टिलेशन भी यूज़ होते हैं, मगर डिस्टिलेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो आज के टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए एंटीबायोटिक्स को देखते हैं। एंटीबायोटिक्स के ये 2 पिक्चर्स बनाए हुए हैं जिसमें 2 साइंटिस्ट एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है, और दूसरे पिक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्सूल्स और इंजेक्शंस दिखाए गए हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स हैं। और आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक लिखते हैं। एंटीबायोटिक होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एंटी जो वो ये वर्ड है, ये जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो मीन्स होता है लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ है तो लाइफ किसकी? उस चीज़ की जिसने वो बीमारी की है ना। तो उस बीमारी
कॉजिंग या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ बनाई गई है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन के रेफरेंस में नहीं है, ये तो ह्यूमन के लिए तो प्रो लाइफ है, मगर यहाँ पर एंटी एंड लाइफ टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ नॉट अगेंस्ट, ये तो ह्यूमन के बेनिफिट में है, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसकी लाइफ के अगेंस्ट में है। ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society। क्योंकि जब तक एंटीबायोटिक की खोज नहीं की गई थी, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक ह्यूमन के पास कोई और ज़रिया था नहीं। अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई है, जैसे रिसेंटली अभी हम लोगों ने सभी लोगों ने कोरोना को फेस किया, कितने लोग मारे गए जब तक उसकी एंटीबायोटिक, जब वैक्सीन नहीं पता चली, है ना। ऐसे ही पुराने ज़माने में बहुत सारी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया थी, बैक्टीरियल डिजीज़ ऐसी थी जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था और लोग मरते जाते थे जब एंटीबायोटिक की खोज हुई। ठीक है, उसके बारे में भी हम अभी धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, किसने की और इसका नाम किसने रखा। लेकिन जैसे ही एंटीबायोटिक के बारे में पता चला तो ये एक तरीके से एक ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा, ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद था, ताकि ये बहुत सारे लोगों की जान बचा पाए। अगर कोई भी ऐसी लीथल डिजीज़ लोगों को हो जाती थी जो एक पूरे कम्युनिटी लेवल पर फैलती थी, तो एंटीबायोटिक के रूप में उनको एक तरीके से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को बहुत बड़ा टूल मिला, जिससे उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को बचाया। तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? दीज आर अगेन केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। ये भी माइक्रोब से ही पैदा होते हैं। देखिए, कुछ माइक्रोब हैं जो किल करने का काम कर रहे हैं, और जो दूसरे माइक्रोब हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जो उन बैक्टीरिया या फंगस को किल कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ को कम कर रहे हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन कर रहे हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनकी। ठीक है, सो antibiotics are chemical substance which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की खोज कैसे हुई, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब अपनी एक लैब में काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस के ऊपर, तो उन्होंने कई सारी अपनी पेट्री प्लेट्स धुलने के लिए वॉशिंग एरिया में रखी हुई थी। 1-2 दिन तक वो वॉश नहीं कर पाए, लेकिन जब वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस की अपनी जो प्लेट्स हैं उनको वॉश करने के लिए गए, क्योंकि उन्हें रीयूज़ भी करना होता है उन्हीं प्लेट्स को, बार बार नई नई प्लेट्स कहाँ से आएंगी। उस ज़माने में तो प्लास्टिक की इतनी प्लेट्स भी नहीं होती थी जो स्टरलाइज्ड हों, कांच की प्लेट्स होती थी, उनको ही वॉश किया जाता था, उनको ही ऑटोक्लेव किया जाता था, और ऑटोक्लेव करने के बाद, सुखाने के बाद दोबारा से प्लेटिंग वहीं पर होती थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जो जिस पर स्टेफाइलोकोकस उन्होंने ग्रो किया हुआ था, वहाँ कुछ प्लेट्स पर कुछ फंगस ग्रो कर रखी है, और जहां जहां वो फंगस ग्रो कर रखी है, मोल्ड जो था ग्रो कर रखा है, वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो ही नहीं रही है। जैसे कि ये एक प्लेट है, यहाँ पर नॉर्मली इस तरीके की इनकी कॉलोनीज थी, लेकिन यहाँ पर अगर बैक्टीरियल फंगस ग्रो कर रखी है तो आसपास क्या है, आसपास जो है वो इस तरीके से मैं एक बार बता देती हूँ आपको। ये अगर ग्रो की है तो आसपास बहुत बड़े एरिया तक कोई बैक्टीरिया ग्रोथ है ही नहीं। उन्होंने कहा ये मोल्ड ऐसा क्या बायो कंपाउंड या बायो मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है कि मेरे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये अपना ऑब्जर्व किया अपनी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? दैट स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो अराउंड अ मोल्ड, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मोल्ड? उस मोल्ड का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, और उन्होंने फिर उससे पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इनकी ये ऑब्जर्वेशन थी और इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन अपनी बताई, लेकिन इनकी जो ये ऑब्जर्वेशन थी, इसी पर आगे 2 और साइंटिस्ट जिनका नाम है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी, इन्होंने पूरा काम किया
और फिर इन्होंने पूरा काम करने के बाद ये देखा कि ये जो पेनिसिलिन है ये एक बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है और ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को जो पैथोजेंस हैं उनको किल करने का काम कर रही है। तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी इन तीनों को मिलाकर नोबेल प्राइज दिया गया फॉर दिस ऑसम डिस्कवरी इन 1945 में। उनके इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को एक साथ 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन उसका जो फंक्शनैलिटी है एज अ एंटीबायोटिक वो काम आ सकती है, बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह वो काम कर रही है, काफ़ी इफेक्टिव है ये अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने बताया। और फिर इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया फॉर देयर डिस्कवरी। और फिर यही एंटीबायोटिक अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में बहुत काम आई, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में तरह तरह से घायल हुए थे, और उसको उन सभी की रिकवर करने में जल्दी जो है रिकवर करने में इस एंटीबायोटिक ने बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल उस टाइम अदा किया था। सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस। किल करता है या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है। और देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो जिन्होंने बहुत ही डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे, जैसे कि प्लेग हुआ जो चूहों से रोग होता था उस जमाने में, वूपिंग कफ हुआ जिसे काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थीरिया है जिसे गलघोटू भी कहते हैं, लेप्रोसी जिसमें कि हमारे क्या होते हैं स्किन डीकलराइज होने लगती है और हमारे जितने भी पॉइंटेड जैसे फिंगर्स एकदम गलने लगते हैं। इस तरीके की जो डिजीज कॉजिंग डेडली डिजीज होती थी उनको भी सभी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद की एंटीबायोटिक्स ने। हालांकि इन एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था, पेनिसिलियम नोटेटम में देखा था, पेनिसिलिन के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन जो टर्म एंटीबायोटिक है वो सेलमैन वास्कमैन ने दिया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले देखा था, पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था, लेकिन टर्म एंटीबायोटिक उन्होंने नहीं दिया था। ये एस वास्कमैन ने टर्म एंटीबायोटिक दिया था, ये हमें याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ह्यूमन के लिए। जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स से, एल्कोहल मिलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं जिनका इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज़ होता है। तो जैसे कि एक फंगस है जिसका नाम है एस्पेरागस नाइगर, उससे मिलता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये हमें आपको याद ही करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर फंगस से सिट्रिक एसिड मिलता है। यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, इससे एसिटिक एसिड मिलता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एनदर बैक्टीरिया जिससे ब्यूटारिक एसिड मिलता है, एंड लैक्टोबैसिलस जिससे कि लैक्टिक एसिड मिलता है। और ये सारे के सारे एसिड जो मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हैं और ये किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए या इंडस्ट्रियल वर्क के लिए यूज़फुल होते हैं। इसलिए इन सभी को जो है इनको बेनिफिशियल कैटेगरी में रखा गया है। एल्कोहल की जहाँ बात हो रही है तो एल्कोहल आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया, ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल। और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, ये भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट ही होते हैं। जैसे कि लाइपेज का सेपरेशन किया जाता है, तो लाइपेज है ये एंजाइम किस तरीके से बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए कि ये जितने भी चिकने दाग हमारी कपड़ों पर लग जाते हैं ऑयल्स के, खाने के, उन सब को हटाने के लिए डिटर्जेंट में लाइपेज मिलाया जाता है। लाइपेज क्या करेगा, जितना भी ऑयल है या फैट कंटेंट है उसको रिमूव, यानी कि ऑयली स्टेन को रिमूव करने के काम आता है लॉन्ड्री में। ठीक है, ऐसे ही दो और एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये पैक्टिन को और प्रोटीन को रिलीज करने का काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है जितने भी पैक्ड फूड आइटम हैं, पैक्ड जूसेस जो हमें बाहर से मिलते हैं, जो हम कन्फेक्शनरी वगैरह से लेते हैं, बिग बाजार से लेते हैं, जितने भी बड़े बड़े मार्ट से आप देखते हैं पैक्ड फूड, वो आपको पता है एज़ कम्पेयर टू जो जूस आप घर पे निकालते हैं उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं और वो ओपेक होता है ना, क्योंकि उसमें पैक्टिनेज
या पेक्टिन है, उसमें प्रोटीन है, उसको क्लियर करने के लिए, यानी कि जो भी हमारा कस्टमर है उसको ये दिखाने के लिए कि हम कितना क्लियर आपको जूस दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जूस को ट्रीट किया जाता है पेक्टिनेज और प्रोटीएज से, जिससे कि वो उनको डाइजेस्ट कर लेता है और आपको जो जूस मिलता है वो टोटल क्लियर मिलता है। हेल्थ वाइज़ देखें तो हेल्थ वाइज़ तो ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर आपका उसमें प्रोटीन या पेक्टिन रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कमर्शियल बेसिस पर इंडस्ट्री अपने आइटम को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, अच्छे से बताने के लिए उन चीज़ों को यूज़ करती हैं और आपको क्लियर जूस मिलते हैं। ठीक है? अगर आप नॉर्मल डायरेक्ट निकलवा के जूस किसी ठेले वाले से या जूस वाले से पी रहे हैं तो उसमें आपको ओपेकनेस दिखेगी, क्योंकि उसमें रेशे उसमें आते हैं, है ना? तो ये मैं आपको यहाँ पर यूजेस बता रही हूँ जो इंडस्ट्री में पेक्टिनेज और प्रोटीनेज के यूज़ किए जाते हैं टू क्लैरिफाई बोटल फ्रूट जूस। लाइपेज का जो है रोल वो हमने बताया, ऑयल स्टेन को रिमूव करना। ईस्ट का जो यूज़ है वो हमने बताया आपको, कमर्शियल प्रोडक्शन जो इथेनॉल का है वहाँ पर यूज़ करना। इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये मिलता है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से। इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर for removing clot from the blood vessel of patient who have undergo myocardial infarction leading to heart attack. What does it mean? किसी पेशेंट को जिसको हार्ट की कोई डिजीज़ है, अगर हार्ट की डिजीज़ है तो अगर उसके अंदर क्या होगा, धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल, आपको पता है, कहते हैं फैट कम खाइए, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो आर्टरी हैं उसकी जो मोटाई है उसको बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है, इस ब्लड फ्लो के लिए जगह कम मिलती है, ये नैरो होता जाता है। ठीक है? तो जब ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज़ जम जाएगी, है ना? या फिर अगर किसी और दूसरी आर्टरी में इस तरीके से कुछ क्लॉट जम गया, ब्लड क्लॉट जम गया, तो फिर क्या हो रहा है, ब्लड को निकलने के लिए पैसेज कम हो रहा है ना? तो जब पैसेज कम हो रहा है तो ब्लड तेज प्रेशर से निकल रहा है या ब्लड प्रॉपर तरीके से हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है पंपिंग के लिए। तो उस क्लॉट, वो जो क्लॉट है, उस क्लॉट को हटाने के लिए, उस क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए देयर इज एन एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज जो यूज़ होता है धीरे-धीरे उस क्लॉट को वहाँ से रिमूव करने के लिए या उसको थोड़ा ब्रॉड करने के लिए, ताकि आराम से ब्लड सप्लाई हार्ट तक जा सके और किसी भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक ना पड़े। ठीक है? तो ये इसका अनदर यूज़ हुआ। अब अगला एक और बायोमॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। ये हमें याद रखना है नाम। और ये एक्ट एज अ या यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है साइक्लोस्पोरिन। जितनी भी हमारी फंगल डिजीज़ हैं या किसी को एलर्जिक डिजीज़ है, किसी फंगस से कुछ एलर्जी हो रही है या फंगस से या नहीं, या किसी भी चीज़ से अगर किसी को एलर्जी हो रही है, एलर्जिक हो गया, किसी को, उसको स्किन पर रेशे आ रहे हैं, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, होता है ना, जैसे एक किडनी पेशेंट को किसी एक से दूसरे में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, स्किन ग्राफ्ट की जाती है या कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो वहाँ पर उस ट्रांसप्लांट को बॉडी एक्सेप्ट करे, बॉडी उसी को एक्सेप्ट करेगी जो उसके साथ सिमिलरिटी रखेगा। अगर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे इम्यूनोलॉजिकल लेवल पर, तो बॉडी उस पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है। तो उस केस में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं ताकि बॉडी उस पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करे। तो वहाँ पर साइक्लोस्पोरिन एक काम आता है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ऐसे ही जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, वो उसके रेस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम एलर्जी क्रिएट कर रहा है ना, रेशे क्रिएट कर रहा है, तो उसको शांत करने के लिए टी सेल्स, बी सेल्स, जो इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा बेसिक्स इम्यूनो के बारे में आपको बताया गया होगा जब बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपने पढ़ा है, तो वो जब रिएक्ट करता है किसी भी एंटीजन के साथ, तो उसको शांत करने के लिए भी साइक्लोस्पोरिन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। एक और बायोमॉलिक्यूल है जिसका नाम है स्टैटिन।
स्टेटिन्स। ये एक और ईस्ट जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरस। मोनेस्कस परप्यूरस इस ईस्ट से प्रोड्यूस होता है। इसका क्या मेनली रोल होता है? इसका रोल होता है कि ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो जो लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं, जिनका मोटापा कम नहीं हो पा रहा होता है, उनको कुछ डॉक्टर्स सारे के सारे टेस्ट करने के बाद हार्मोनल अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है या अपने लेवल पर अगर उन्हें लगता है कि सूटेबल रहेगा तो किसी किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर स्टैटिन, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कैसे कम करेगा? इट एक्चुअली एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं उसके लिए उसी एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बन जाते हैं। तो वो एंजाइम जाके बाइंड करेगा, उससे बेहतर ये जाके बाइंड कर लेते हैं, और बाइंड जब ये करेंगे तो वो पर्टिकुलर एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल के लिए वो बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है। इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। ये है आपका स्टेटिन की टैबलेट्स, और ये किस फंगस से मिलता है? ईस्ट से मिलता है। ये पेट्री प्लेट मैंने यहाँ आपको दिखाई हुई है जिसमें इसकी कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं रेड कलर की। ठीक है, ये है साइक्लोस्पोरिन, और ये किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, जो कि ग्रीन कलर का है, और इसकी कॉलोनीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हाउस होल्ड में जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन केस स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू सो मच।